दीपक, बहुत प्रोमिनेंटली आज जैसे रामविलास वेदांती है, साक्षी महाराज, कई और संतों ने कहा कि दरअसल ये आत्महत्या नहीं हत्या का मामला है। आपको क्या लगता है? क्योंकि क्राइम को कवर करने का आपका बहुत बढ़िया और बहुत तगड़ा तगड़ा आपका वो रहा है, बैकग्राउंड रहा है, तो आप अपने अनुभव से क्या बता सकते हैं इसमें? देखिए आशुतोष जी, शुरू से अगर देखें इस पूरे मामले को, सुसाइड नोट इसमें सबसे प्राइम डॉक्यूमेंट है। मैं कहूंगा कि अगर सुसाइड नोट सही है और फोरेंसिक राइटिंग एक्सपर्ट्स जो हैं उनकी अगर रिपोर्ट आ जाए और ये उससे क्लियर हो कि ये उनकी राइटिंग नहीं थी, जैसा कि उनके नजदीकी लोगों ने कहा है कि जो महंत थे वो लिख नहीं पाते थे, मतलब इतना मतलब वो इतने पृष्ठ लिख लेंगे, इसको लेकर विवादता बड़ी मुश्किल से दस्तखत करते थे, ये उनके करीबी लोगों का ये कहना है, नंबर एक। अब उस सुसाइड नोट का बिना फोरेंसिक जांच के लीक कर देना, आखिर लीक तो पुलिस के ही महकमे से हुआ होगा जी, नंबर एक। नंबर दो, जिस वीडियो की आप शुरू में बात कर रहे थे, मैं पूरी बात इसलिए नहीं सुन पाया, यहाँ फरीदाबाद में थोड़ा सिग्नल्स वीक हैं, लेकिन सिद्धार्थ को जो मैंने सुना 1-2 मिनट, उसमें यही था कि किस तरह से पंखा चल रहा था और उनका जो शव नीचे रखा गया था। अब ये एक बहुत अहम एविडेंस है सीन ऑफ क्राइम का। सीन ऑफ क्राइम का इससे अहम एविडेंस कोई नहीं हो सकता कि जिस वक्त ये सुसाइड हुआ उस वक्त मौके पर कमरे की स्थिति क्या थी। पंचनामे में यही चीज दर्ज होती है, लेकिन मैं देख रहा था कि उस वीडियो में तमाम लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई कमरे के अंदर घुस रहा है, कोई वहां पर रो रहा है, कोई देख रहा है, और वो वीडियो भी जो एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है वो भी लीक होता है, और चीजें लीक की गई एक डायरेक्शन में, मतलब जो आत्महत्या की थ्योरी को प्रबल करे, जो आत्महत्या की कहानी को मजबूत करे, उसकी तस्दीक करे, उस दिशा की तरफ। एक चीज और मैं कहूंगा, इतना इंपॉर्टेंट मामला, देश विदेश में इसकी चर्चा है, प्रधानमंत्री तक इस पर जो है अपना शोक संदेश उन्होंने 1.5 घंटे के अंदर ही दे दिया था, और फिर योगी आदित्यनाथ वहां मौके पे पहुंचते हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और एक बड़े पत्रकार 3 दिन पहले उनसे मिलते हैं। ये सारी चीजें अगर हम देखें, सारी परिस्थितियों को देखें, उसके बाद आपने आनंद गिरी को आनंद फानन में जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। पुलिस ने रिमांड में क्यों नहीं लिया? 7 दिन तक रिमांड मिल सकती थी। आईजी को भी पूछताछ करनी चाहिए थी, जो एसआईटी बनाई थी उसकी भी पूछताछ करनी चाहिए थी। और एसआईटी में आपने किन अधिकारियों को रखा? उत्तर प्रदेश जिसका आईपीएस का सबसे बड़ा देश में काडर है, कम से कम दर्जन भर जहां एडिशनल डायरेक्टर जनरल हो, कम से कम 25 से ज्यादा आईजी हो, आप एक डिप्टी एसपी को उसके हवाले आप जांच कर रहे हैं। और जब केपी सिंह, ठीक है केपी सिंह की छवि इतनी खराब नहीं है, मैं बहुत स्पष्ट कहूंगा, एक अच्छे अधिकारी हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि केपी सिंह भले ही ईमानदार अधिकारी हो, लेकिन वो इलाहाबाद में बरसों से कभी जिले में, कभी नॉन डीएफ में, कभी किसी महकमे में, लेकिन रहे वो इलाहाबाद में जमे रहे। और उस अधिकारी को ही सब कुछ आपने दे दिया, जिसके ऊपर जो है तमाम तरह के एतराज जताए जा रहे हैं। तो जिस तरह से जांच की दिशा आगे बढ़नी चाहिए थी, जिस तरह से एविडेंसेस को पुलिस को अपने हाथ में रखना चाहिए था, लीक नहीं करना चाहिए था, अभी तक ये पता नहीं लगा कि ये सुसाइड नोट किसने लीक किया है। अब ये भी कहा जा रहा है कि एक वीडियो सुसाइड नोट भी है। अब ये वीडियो सुसाइड नोट, इसकी क्या फोरेंसिक जांच हुई? क्या इसको हैदराबाद भेजा गया, हैदराबाद की लैब में, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की हिंदुस्तान में सबसे सक्षम जांच होती है? बिना जांच किए, बिना, मैंने जिस दिन ये मामला हुआ था उस दिन भी मैंने लिखा था कि सबसे पहले राइटिंग एक्सपर्ट, के आप मेरा ट्विटर देख सकते हैं, आधे घंटे के अंदर मैंने लिखा है। मैंने उसमें लिखा था कि ये सबसे पहले राइटिंग एक्सपर्ट उनके द्वारा ये तस्दीक हो कि ये इन्हीं की राइटिंग है, नंबर एक। नंबर दो, इतनी लंबी चिट्ठी लिखना, आशुतोष जी, ये चिट्ठी नहीं है, ये एक तरह का पूरा एक रिकॉर्ड है जिसमें महंत जी विल भी कर रहे हैं, वसीयत भी कर रहे हैं जी, जिसमें वो एफआईआर भी लिख रहे हैं, जिसमें वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी दे रहे हैं कि मेरे बाद ये चलाएगा।
ये कैसे मुमकिन था? तो जिस तरह से इस पूरे मामले का बहुत ही अमेचरिश तरीके से, देखिए उत्तर प्रदेश की पुलिस बहुत सक्षम पुलिस मानी जाती है, दुनिया की सबसे बड़ी पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है एक डीजीपी के अंडर में। इतनी बड़ी पुलिस फोर्स में जहां हर तरह के यूनिट हो, तमाम फोरेंसिक लैब है यहाँ पर एटीएस के पास सारे इक्विपमेंट्स हैं, एसटीएफ के पास सारे इक्विपमेंट्स हैं, और एक डिप्टी एसपी को जांच देके और आपने इसको ओपन और शट केस कर दिया। लेकिन मैं एक बार फिर आपसे कहूंगा, आपके प्रोग्राम को और ऑडियंस को कहूंगा कि सीबीआई को चलिए दबाव में दे तो दिया गया है, लेकिन 2014 के बाद सीबीआई की क्या साख आशुतोष जी, उस पर भी तो प्रकाश डालिए आप। 2014 के बाद किस तरह सीबीआई में केसेस मैनेज हुए हैं, एक नहीं दर्जन ऐसे केस हैं। मुझे लगता है, मेरा ये मानना है कि अगर इतना बड़ा विवाद है और वो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे, एक जानी मानी हस्ती थी, जहां तक हमारे हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस की बात है, क्या इसमें योगी जी को तकलीफ थी अगर ये सिटिंग हाईकोर्ट का जज इसको मॉनिटर करता? बिल्कुल, दूध का दूध पानी का पानी होता। और जो साधु संत समाज आज ये कह रहे हैं कि ये आत्महत्या नहीं हत्या है, कम से कम इस दिशा में एक निष्पक्ष जांच सामने आती। मुझे लगता है कि इस मामले में बहुत गालमेल है, और मैं उम्मीद करूंगा कि सीबीआई जो जांच कर रही है, अभी भी देर नहीं है अगर इसमें एक हाईकोर्ट इसको मॉनिटर करे, और हो सकता है देर से भी देखिएगा कोई ना कोई याचिका जरूर दाखिल होगी, और सीबीआई की भी जांच जो है वो कोई ना कोई हाईकोर्ट की सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग में होगी। अभिषेक के पास जाने के पहले दीपक एक बात और आपके पास, क्योंकि आपके पास वक्त बहुत कम है, ये जो जांच को एसआईटी से सीबीआई को भेजने की जो बात है, पहले एक डिप्टी एसपी रैंक के ऑफिसर को देना, फिर उसके बाद सीबीआई को देना, क्या इसमें आप कुछ संदेह की नजर से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि कुछ चीजों पे लिपापोती करने की कोशिश की जा रही है, या जब दबाव पड़ गया तो ये हुआ कि नहीं भाई अब इसको सीबीआई के दे दो, नहीं तो क्रेडिबिलिटी और बहुत हमारी बेइज्जती होने वाली है? वो आपकी बात एकदम सही। मैं आपको एक छोटी सी एक और मिसाल देना चाहूंगा। सैयद मोदी हत्याकांड हुआ 87-88 की बात है जी। और सैयद मोदी हत्याकांड में जब पुलिस तफ्तीश कर रही, वो भी बहुत विवादास्पद कांड था, और उसकी मैं तह में नहीं जाऊंगा वरना विषयांतर हो जाएगा, लेकिन उसमें एक चीज कही गई कि सैयद मोदी हत्याकांड में जितनी तेजी से जब तक पुलिस उसमें कुछ आगे बढ़ती, तब तक सीबीआई ने टेक ओवर कर लिया। उसी गति से, उसी रफ्तार से इस मामले में भी सीबीआई ने टेक ओवर किया। आशुतोष जी, मैं ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि सीबीआई का टेक ओवर करने का एक सिस्टम है। सीबीआई ने कभी कोई भी केस रातों रात अपने हाथ पे नहीं लिया। उसका एक प्रोसीजर है, उसका नोटिफिकेशन जारी होता है। पहले राज्य सरकार में गृह सचिव जो है वो मुख्यमंत्री के माध्यम से केंद्रीय गृह मंत्रालय को लिखते हैं। गृह मंत्रालय के बाद गृह सचिव जो है वो डीओपीटी को भेजते हैं, कार्मिक मंत्रालय को भेजते हैं, और कार्मिक मंत्रालय के जरिए ये सीबीआई निदेशक के पास आती है, और फिर एक लीगल ओपिनियन ली जाती है कि क्या इस केस की जांच की जानी चाहिए या इसे वापस लौटा दें। इस प्रक्रिया में 2-3 दिन लगते हैं, लेकिन रातों रात जिस तेजी से हुआ है, ऐसा लग रहा है कि जैसे सीबीआई भी और केपी सिंह भी और आईओ भी और गृह सचिव भी सब एक हैं। इतनी जल्दी से हाथ में तफ्तीश को लेना, इस पर देखिए आगे पीछे जब ये मामला न्यायालय में जाएगा तो कहीं ना कहीं इस पर भी सवाल उठेंगे। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।